इस समय सदन की बैठक चल रही है जिसमें 3 विधेयकों पर चर्चा हो रही है। जो 3 विधेयक रखे गए हैं सदन में, उसमें से एक तो संविधान संशोधन विधेयक है जिसका क्रम है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा विधेयक है परिसीमन अधिनियम और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। तो इन तीनों विधेयकों पर चर्चा हो रही है। संसद इस पर सदन क्या निर्णय लेंगे, जब निर्णय आएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस समय हम लोग सत्र कैसे आहूत होते हैं, सत्रावसान कब होता है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे क्योंकि ये इस समय सदन में हो रहा है तो एक करंट मुद्दा है। तो सत्र बुलाना या सत्र आहूत करना, यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करते हैं, दोनों सदनों की बैठक को आहूत करते हैं, बुलाते हैं। अब वो कब बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, ये सब कुछ राष्ट्रपति पर निर्भर है। तो राष्ट्रपति पर यह निर्भर है कि वो सदन का जो सत्र आहूत करेंगे कब करेंगे और कहाँ करेंगे, स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ सिर्फ एक शर्त अनुच्छेद 85 में लगाई गई है, वो ये है कि दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच। एक सत्र बुलाया गया, उसका सत्रावसान हुआ, फिर दूसरा सत्र जो बुलाया जाए वो 6 महीना के अंदर अंदर बुला लिया जाए। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाने अनिवार्य है। अगर 2 सत्र एक वर्ष के अंदर नहीं बुलाए जाएंगे तो यह शर्त पूरी नहीं होगी, 6 माह से अधिक का अंतराल हो जाएगा। दोनों सदनों का जो सत्र होता है वो 3 सत्र होता है। एक को हम बजटीय सत्र कहते हैं, दूसरे को मानसून सत्र कहते हैं, तीसरे को शीतकालीन सत्र कहते हैं। इसी 85 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का तो अधिकार है ही, साथ में सत्रावसान का अधिकार है और लोकसभा के विघटन का भी अधिकार है। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 85 में ही किया गया है। तो अनुच्छेद 85 में 3 चीजें बताई गई कि राष्ट्रपति सदनों को कब आहूत करेंगे, कब बुलाएंगे, कहाँ बुलाएंगे, यानी समय और स्थान वही तय करेंगे, सिर्फ इस शर्त का पालन करते हुए कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। इसी 85 में यह भी कहा गया कि सत्रावसान का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है और लोकसभा के विघटन का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। इसके बाद एक अधिकार और अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को देता है जिसमें संयुक्त बैठक की बात कही गई है। संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। ये कब बुलाएंगे, जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो उस विधेयक पर निर्णय करने के लिए यह संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो और उस विधेयक को पर निर्णय लेना आवश्यक समझा जा रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा ये संयुक्त बैठक बुलाएंगे। अब विधेयक कौन से हो, साधारण विधेयक होंगे। वित्त विधेयक में धन विधेयक को छोड़कर अन्य जितने भी वित्त विधेयक होंगे वो होंगे। तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक, यानी यूँ कहें कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए यह संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसके अलावा अन्य विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो चूंकि दोनों सदन एक साथ उपस्थित हुए हैं तो यहाँ अब अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर वो अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो बैठक के सदस्य आपस में तय करेंगे कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा।
ठीक। अगर इसी बीच राष्ट्रपति ने जब ये अधिसूचना जारी की संयुक्त बैठक की, इसी बीच अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तब तब भी ये संयुक्त बैठक आयोजित होगी, क्योंकि राष्ट्रपति उसके पहले अधिसूचना जारी कर चुके हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 से 2 और अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति सदनों में अभिभाषण अलग अलग या सम्मिलित रूप से संयुक्त रूप से बुलाकर अभिभाषण कर सकते हैं और सदनों को संदेश भेज सकते हैं। वो संदेश किसी विषय के संदर्भ में हो सकता है, किसी लंबित विधेयक के संदर्भ में हो सकता है। तो सदनों में अभिभाषण करना और सदनों को संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब ये विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति के 2 स्थितियों में होता है। एक जब नई लोकसभा गठित होती है और जब उसका प्रथम सत्र होता है, तो उस प्रथम सत्र के पहले राष्ट्रपति दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से, यहाँ तो उनकी इच्छा पर निर्भर है कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं या अलग अलग अभिभाषण करें। विशेष अभिभाषण में दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर सम्मिलित रूप से उसमें वो अभिभाषण करेंगे, जिससे विशेष अभिभाषण कहा जाएगा। तो एक तो लोकसभा, नई लोकसभा जब गठित हुई है तो उसका जो प्रथम सत्र हो रहा है तो उसमें वो, दूसरा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जो सत्र होता है तो उस सत्र में भी वो दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से बुलाकर उसमें अभिभाषण करते हैं और सत्र बुलाए जाने का कारण बताते हैं। ठीक, उस पर सदन फिर चर्चा करते हैं। अब हम लोग संविधान संशोधन की बात करेंगे कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान में कहाँ हुआ है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। यह शक्ति संसद को प्राप्त है संविधान में संशोधन करने का। संविधान में वो, संविधान के किसी विभाग में वो संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, ये अधिकार संसद को प्राप्त है। अब 368 में एक तो कहा जा रहा है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अब संशोधन किस संदर्भ में कर सकती है कि वो परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है या उसको लुप्त कर सकती है। किसी भी संविधान के किसी भी प्रावधान में वो परिवर्तन कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसको लुप्त कर सकती है। तो ये 3 अधिकार इस संशोधन के तहत उसे प्राप्त है। दूसरा 368(2) प्रक्रिया बताता है कि ये संशोधन होंगे कैसे। तो संशोधन जो आएगा वो एक विधेयक के रूप में आएगा, जिसे संविधान संशोधन विधेयक कहा जाएगा। जैसे इस समय 131वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो वैसे ही एक क्रमांक के साथ एक ये विधेयक आते हैं जिन्हें संविधान संशोधन विधेयक बोला जाता है। संविधान संशोधन विधेयक बोला जाता है। इस रूप में ये संशोधन आएंगे। अब दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा या पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। जब एक सदन में जब प्रस्तुत किया जाएगा, मान लीजिए राज्यसभा में ही ये प्रस्तुत किया गया, तो राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया गया, तो राज्यसभा क्या करेगी इसमें कि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर इसे पारित करती है तब बात आगे बढ़ेगी। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत, जो सामान्य बहुमत होता है, जैसे जो कुल सदस्य राज्यसभा के
245 है। तो 245 कुल सदस्य हैं, तो 245 का आधा धन एक इतना, इसका सामान्य बहुमत हुआ। तो इस सामान्य बहुमत से तो पारित हो। साथ ही तथा शब्द का प्रयोग किया गया है, या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दो शर्तें हैं, एक तो कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो, और दूसरी शर्त है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी पारित हो, जिसे विशेष बहुमत, इस पूरे प्रक्रिया को विशेष बहुमत कहा जाता है। तो अब उपस्थित तथा मतदान करने वाले मान लेते हैं कि 200, मान लेते हैं 150 सदस्य ही उपस्थित हुए और मतदान किए, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, तो यहाँ 2/3 इसका निकाल लेते हैं, 100 हो गया। और यहाँ ये कितना हो रहा है, 222, 223, बहुमत हो रहा है 223 का, और ये हो रहा है 100। तो ये विधेयक नहीं पारित माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं, इससे ये सामान्य जो बहुमत है, इससे ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए। 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 जो बहुमत है, वो इससे अधिक होना चाहिए, तभी ये विधेयक पारित माना जाएगा। तो यहाँ ये विधेयक पारित हुआ नहीं माना जाएगा, ये विधेयक गिर जाएगा राज्यसभा में। अगर मान लेते हैं 200 सदस्य उपस्थित होते हैं, 200 सदस्य उपस्थित होते हैं, तो 2/3 बहुमत, तो लगभग आपका ये आपका 2/3, 200 सदस्य उपस्थित होंगे तो 2/3 बहुमत आपका ये 123 होगा। तो 2/3 बहुमत लगभग 122-23 के आसपास होगा। तो 200 से ऊपर जब सदस्य उपस्थित होंगे और मतदान करेंगे, तभी ये दोनों शर्तें पूरी होंगी, तभी ये विधेयक पारित हुआ माना जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यह लोकसभा को, ये विधेयक लोकसभा को भेजा जाएगा। लोकसभा के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लोकसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करेगी, तब ये लोकसभा में पारित हुआ माना जाएगा। तो लोकसभा में 545 सदस्य संख्या है, तो 545 का आधा धन एक, ये बहुमत हुआ, सामान्य बहुमत। तो इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, यानी 523 तो होना ही होना चाहिए। 523 नहीं, बल्कि 573, 273, तो 273 तो सामान्य बहुमत है, इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। अब ये 545 में से मान लेते हैं 400 लोग उपस्थित होते हैं, मतदान करते हैं, तो 400 का 2/3 बहुमत, तो ये लगभग आपका ये हो जाएगा 266, यानी 400 से ऊपर लोग अगर उपस्थित हैं, 400 से अधिक सदस्य उपस्थित होंगे, तभी ये दोनों शर्तें पूरी हो पाएंगी लोकसभा में भी, तभी ये विधेयक लोकसभा में पारित हुआ माना जाएगा, अन्यथा ये गिर जाएगा। अगर लोकसभा में भी ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, तब ये राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे। राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे, मतलब उनको अनुमति देना ही देना है। राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे, यानी उनको अनुमति देना ही देना है, और तब ये अधिनियम बन जाएगा। संशोधन उस पर राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे, तब ये अधिनियम बन जाएगा। लेकिन इतनी प्रक्रिया हुई, लेकिन यदि संशोधन कुछ ऐसे विषयों को लेकर है, कौन कौन विषय, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 279 का, इन सब अनुच्छेदों से संबंधित अगर विधेयक है, और इसी में
73 के साथ 162 भी। अगर इन अनुच्छेदों की बात है संशोधन में, इन अनुच्छेदों में कोई संशोधन करना है, या फिर भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1 और 7वीं अनुसूची, इसके साथ ही ये 368, इसमें खुद में संशोधन अगर है, 7वीं अनुसूची में संशोधन है, राज्य संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, यानी लोकसभा राज्यसभा में राज्यों की जो सीटें हैं, तो प्रतिनिधित्व, इन सब विषयों से संबंधित या इन सब विषयों में अगर कोई संशोधन करना है तो वो जो प्रक्रिया बताई गई उतनी तो करनी ही करनी है। साथ में कुछ अन्य प्रक्रिया भी बताई गई है कि कम से कम आधे से अधिक राज्यों द्वारा अपने विधानमंडल में इसे पारित करना होगा और इसका प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और तब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक अनुमति के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो संघीय विषयों से संबंधित जो प्रावधान हैं संविधान के, उनमें संशोधन जब किया जाएगा तो वो राज्यों, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन की भी आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, 54-55 दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातें हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की जो बात की गई है, और 55 में बताया गया है रीति, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या होगी। 73 संघीय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र या उसके विस्तार की बात। 162 राज्य कार्यपालिका के विस्तार की बात है। 241 में बताया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात इसमें कही गई है। 279 जीएसटी परिषद का उल्लेख इसमें है। 101वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया। भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका की बात की गई है। भाग 6 के अध्याय 5 में उच्च न्यायालय की बात की गई है। भाग 11 के अध्याय 1 में भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों की बात करता है। इसका अध्याय 1 विधायी संबंधों की बात करता है। इसी में अनुच्छेद 246 के तहत ये 7वीं अनुसूची आती है। तो इस अध्याय में विधायी संबंध, केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध है उसमें अगर कोई संशोधन करना है, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में अगर संशोधन करना है, अनुच्छेद 368 खुद इस अनुच्छेद में कोई संशोधन करना है, और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में अगर कोई संशोधन करना है तो वह विशेष प्रक्रिया यानी राज्यों के कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना आवश्यक है। कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना आवश्यक है, यानी कम से कम आधे राज्य अपने विधानमंडल में इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करें और उस प्रस्ताव के प्रमाण पत्र के साथ यह विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे। ठीक।